नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। गौतम अडानी एक व्यक्ति जो कल तक तो दौलत का पर्याय था, लेकिन आज वह विवादों का दूसरा नाम बन गया है। अडानी की कंपनी के करोड़ों रुपयों के शेयर दूध में उफान की तरह एकाएक उठकर बर्बादी के गर्त में चले गए हैं। करोड़ों के सरकारी कर्ज पर ग्रहण लग गया है। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जनता की मेहनत की कमाई दांव पर है, उस पर संकट मंडराने लगा है। अगर ये कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है तो आप गलत नहीं हैं। पिछले सालों में आर्थिक घोटालों से हम इतने ज़्यादा वाकिफ हो चुके हैं कि आज हर कारोबारी घोटालेबाज नजर आने लगा है और हर कारोबारी संकट की एक साजिश नजर आने लगा है। गौतम अडानी कितने खरे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम आज के युग के गौतम की जीवन गाथा पर नजर डालेंगे और उनकी सफलता को समझने की कोशिश करेंगे। अडानी जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट से अरबों के साम्राज्य के मालिक बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। एशिया के सबसे अमीर शख्स की दास्तां किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती है। गौतम अडानी की सफलता की यात्रा आसान नहीं रही, ये हम सभी जानते हैं और वो ये बात हर वक्त कहते भी रहे हैं। अपनी मेहनत से वो अरबपति बने हैं, ये बात भी गौतम अडानी ने हाल फिलहाल में सबके सामने रखी है। अंबानी के बाद अडानी भारत का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन दूसरे बड़े उद्योगपतियों की तरह अडानी को अपने पिता से विरासत में फलता फूलता कारोबार नहीं मिला है। उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। अडानी की सफलता की कहानी में दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यापार कौशल, कड़ी मेहनत और लोगों से संबंध की कहानी इसको कही जा सकती है और ये तस्वीर साफ झलकती है। गौतम एक दूरदर्शी व्यक्ति रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिसने शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को इस्तेमाल करना सीखा। आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। अहमदाबाद के चौल में रहने वाले अडानी गरीबी और संघर्ष के साए में पले और बढ़े हैं, लेकिन गरीबी उनके ख्वाबों को मार नहीं पाई। वे कॉलेज पास नहीं कर पाए, लेकिन जज्बे फौलादी रहे। 16 साल की उम्र में गौतम अडानी हीरा उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2-3 साल तक चली, लेकिन तब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था। फिर किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया और वे अहमदाबाद में प्लास्टिक उद्योग से जुड़ गए। 1985 में आर्थिक उदारीकरण का दौर जब आया तो गौतम ने इसका फायदा उठाया और नए बाजार पर कब्जा करने चल पड़े। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। इस शेर को सबसे ज्यादा अगर मौजू पाया गया है तो शायद गौतम अडानी के किस्मत पर हाल फिलहाल में पाया जाएगा। इसके पहले धीरूभाई अंबानी के लिए भी यही कहा जाता था। मुकद्दर का सिकंदर बनने के बाद वो मुड़कर कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा। तदबीर से तकदीर लिखने की कला वो सीख चुके थे। गौतम ने अपनी तपस्या से कारोबार की नई इबारत लिखनी शुरू की। 2 साल के भीतर अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक घराना बन गया। लेकिन कैसे बना, ये सभी के उत्सुकता का विषय है। गौतम उस वक्त जब महज 29 साल के थे, तब उन्होंने अपने हाथों से अपने साम्राज्य को खड़ा किया और वक्त के तूफानों से 2-2 हाथ करने में उन्हें मजा भी आने लगा। और कुल मिलाकर देखें तो शायद गौतम अडानी के लिए हम कह सकते हैं कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही और कुछ है। फिर जब हौसलों का एक अपने साथ परवाज लेना हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटना पड़ता है। गौतम अडानी ने भी अपने रिश्तों को भी समेटा, अपने हौसलों को भी बांधा और अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से हौसलों से जोड़ा कि नई कहानी हर दिन लिखने लगे। आयात निर्यात, बंदरगाह, रेलवे, खनन, हवाई अड्डे सब हासिल हुआ उन्हें। धंधे की फहरिस्त लगातार लंबी होती गई। गौतम अडानी ने कारोबार की दुनिया में अपना परचम गाड़ दिया। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ताज उनके सर पर रखा गया। इसी दौरान मोदी सरकार के साथ उनकी नजदीकियों के किस्से भी खूब सामने आए और ये भी कहा जाता रहा है कि गौतम अडानी को गौतम बनाने में
मोदी सरकार का मुख्य हाथ है। जो विपक्षी दल है वो हमेशा इस बात का आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी की खास नज़दीकियां गौतम अडानी से रही हैं और इसी वजह से गौतम अडानी बन पाए। सियासी संरक्षण उन्हें मिलता रहा, ये आरोप भी उन पर लगता रहा। लेकिन जब धक्का उन्हें बहुत सारे लगते रहे अब तक, खासकर विपक्षी दलों की तरफ से आरोपों का प्रहार होता रहा। हाल फिलहाल में जब उन्होंने एनडीटीवी खरीदा तब भी उन्हें सफाई देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने, मीडिया हाउसेस के सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और अपनी कहानी सबके सामने रखी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का गौतम अडानी को तब लगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी ग्रुप पर आर्थिक धोखाधड़ी यानी कि कॉरपोरेट फ्रॉड के संगीन आरोप लगे। फिर तो मानो तूफान आ गया। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह से गिरने लगे। अडानी को नए शेयर बाजार में उतारने की जो कवायद है वो रोकने पड़ी। विदेश की नामी फाइनेंस एजेंसियों ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेकर चेतावनी जारी कर दी। हाल ये रहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को करीब 9 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाया। ऐसे में विपक्ष का तो बस क्या ही कहना, उसे मुंह मांगी मुराद मिली, क्योंकि अभी तक विपक्ष लगातार इस बात पर, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी पर हमलावर रहे। और अब विपक्ष ने जमकर संसद में हंगामा भी मचाया क्योंकि बजट सत्र चल रहा था। जांच के लिए संयुक्त सदस्यीय संसदीय कमेटी की गठन की मांग शुरू हो गई। अमेरिकी रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो अडानी साम्राज्य पर जमकर सियासत शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। विपक्ष का कहना है कि ऐ सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब, अमीरों को माला माल कर दिया, और यही कहानी अडानी की है विपक्ष के अनुसार। लेकिन अडानी ग्रुप बार बार अपना पक्ष सबके सामने रख रहा है और कुल मिलाकर हम देखें तो अडानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन किया जा रहा है। खबर ये भी है और अफवाह भी, गौतम अडानी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने ग्रुप की गिरती साख कैसे बचाएं। अपनी जिंदगी के हर दौर में मुसीबतों को टक्कर देने वाले गौतम अडानी आज ज़रूर शायद ये कह रहे होंगे कि मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नज़र आता है। तो आज विशेष में गौतम अडानी के इसी कहानी को हम आपके सामने रखेंगे। कारोबार के इस सबसे बड़े कद्दावर कर्णधार की जिंदगी के सफर पर नजर डालेंगे और उनकी सफलता का विश्लेषण भी करेंगे। कहाँ चूक हुई है ये भी देखेंगे। गौतम अडानी के गिरने का क्या मतलब है ये भी जानेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्यों आम आदमी से गौतम अडानी बने गौतम हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाते हैं। आम लोगों के पैसों का क्या करते हैं ये कारोबारी, ये भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जो विश्व स्तरीय जो शोध किया गया है, जो रिसर्च किया गया है, उसके जो तथ्य हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, क्या सटीक आंकड़े हैं, ये सब कुछ आज आपके सामने होगा। अडानी की कहानी। कॉलेज छोड़ने से लेकर अपना हीरा कारोबार शुरू करने तक अडानी एंटरप्राइज के मालिक गौतम अडानी का सफर सभी के लिए एक प्रेरणा है। 137 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एक आम आदमी से एक अरबपति बनने की उनकी यात्रा रोमांचक रही, इसमें कोई शक नहीं। बहुत हद तक मैं प्रेरणादायक भी कहूँगी। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको मैं बता दूं कि गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने 1980 के दशक में मुंबई के हीरा उद्योग में अपनी किस्मत आजमाई थी। इसके बाद वो अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय को चलाने में मदद करने के लिए जल्द ही अपने गृह राज्य गुजरात वापस चले गए। यहीं से हुई अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड समूह की शुरुआत। एक नजर डालते हैं गौतम अडानी के शुरुआती सफर पर। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो आज दौलत और उद्यमशीलता का पर्याय बन गया है, लेकिन फर्श से अर्श तक का सफर कितना संघर्ष वाला रहा, ये कम ही लोगों को पता है। गौतम अडानी
इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। परिवार में 6 भाई बहन थे। परिवार गरीबी के हालत में था। गरीबी के कारण अडानी परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके में शेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी ने अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वे कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए ही नहीं आए थे। वे आए थे व्यापार करने। उन्होंने कुछ ही समय बाद नौकरी छोड़ दी। दरअसल गौतम अडानी के प्रेरणा स्रोत रहे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी को ही ध्रुव तारा बनाकर गौतम ने कारोबार की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी is a source of inspiration for millions of entrepreneurs in India. He has shown how a humble man, without any backing or resources, and against all odds, can not only set up a world-class business group, but also leave a legacy. Being a first generation entrepreneur and having a humble beginning, I am deeply inspired by him. अडानी ने एक सपना देखा था। वह सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। ये नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंधी बंधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर। कारोबार के साथ साथ जिंदगी से भी दो हाथ करने वाले गौतम अडानी ने अगर बिजनेस के लिए धीरूभाई से प्रेरणा ली, तो जिंदगी जीने का जज्बा उन्होंने समाज के जांबाजों से सीखा। As an ordinary man, the courage, strength, resilience and tenacity of the average Indians are very inspiring and motivating for me. To share with you, at the second edition of our Green Talk series, I was greatly moved by the stories of Arunima Sinha and Kiran Kanojia, two extraordinary women who unfortunately lost their limbs but yet conquered the world. Their stories moved me so much that I had tears in my eyes. गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल दिया। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत की। कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की भी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग ली थी, उसी के आधार पर शुरू किया पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट करने का सफल बिजनेस। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के सफर में गौतम अडानी को ये सफलता कोई आसानी से नहीं प्राप्त हुई। इस सफलता के पीछे अडानी का त्याग, समर्पण और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान है, जिसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।
रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जी हाँ, गौतम अडानी का शुरुआती दौर भले ही मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन वक्त के साहिल ने उनका साथ दिया। अडानी ने अपने बाजुओं को देखा, पतवारों को नहीं। मुंबई में छोटी सी नौकरी करके जब वे वापस अहमदाबाद पहुंचे, तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वे अरबों का साम्राज्य की नींव रखने वाले हैं, पर ऐसा हुआ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और ये गौतम अडानी अच्छी तरीके से समझ रहे थे, जिंदगी के हुनर को भी, जज्बे को भी और मेहनत को भी। उन्होंने सबको एक साथ जोड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रईस बनने का खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि इस खिताब में उन्हें साथ भी कई लोगों का मिला। ये दौलत उन्हें विरासत में तो नहीं मिली, लेकिन साथ जरूर उन्हें सियासत से मिली। गौतम अडानी ने अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद के दम पर आगे बढ़ते रहे और हर एक तरीके के रास्ते अपनाते रहे। गौतम अडानी ने बिजनेसमैन बनने की चाहत में कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन समाज की पढ़ाई बंद नहीं की। वो ये समझ रहे थे कि कैसे एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ा जा सकता है। और शायद इसीलिए अहमदाबाद के चौल में रहने वाला लड़का अरबों के साम्राज्य का सम्राट बन गया। ये जानने की कौतूहल सब में होती है कि अडानी की सफलता से क्या सीखा जा सकता है। कैसे है अडानी का मैनेजमेंट का तरीका, जिसने IIM और हार्वर्ड के MBA वालों के पसीने छुड़ा दिए, और कैसे उन्होंने एक साथ सियासत को भी अपने एक हाथ में रखा, सियासी दल के बड़े से बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता को भी अपना दोस्त बनाए रखा और एक आम व्यक्ति से इतने खास बने। हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद के चौल से जिंदगी की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी आज अरबों के साम्राज्य के सम्राट हैं। अडानी 2014 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 609वें नंबर का स्थान रखते थे, लेकिन आज वो दूसरे नंबर पर हैं। अडानी ग्रुप में 7 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विल्मर शामिल हैं। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों का शेयर और मार्केट कैप इस समय टॉप पर है। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने धातु, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। साल 1995 में गौतम अडानी ने पोर्ट के बिजनेस में एंट्री की। इस वक्त भारत के 7 समुद्री राज्यों में 13 बंदरगाहों में अडानी पोर्ट स्थित है। अडानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO हैं। कारोबार की नींव पर इमारत बनाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। वो सफ़र 4 साल का रहा और उसके बाद में वापस अहमदाबाद आया। बॉम्बे ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई, हार्ड वर्क कैसे करना है सिखाया, और उसके बाद में ये मेरी बिजनेस की जर्नी चालू हुई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिजनेस की फैमिली थी, बिजनेस में आए थे और एक जुस्सा था, 15 साल का 19 साल का लड़का, और उसमें मेरे फैमिली के बिजनेस के अलावा मेरे को कुछ और करने की एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। अडानी पावर की शुरुआत 22 अगस्त 1996 को हुई। अडानी पावर लिमिटेड विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं लगाती है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी ने देश के 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और चंडीगढ़ में 12,410 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर लगाया है। अडानी पावर
देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। आज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर और नए व्यवसायों में विस्तार कर रहा है। हर ग्रुप का एक आगे पीछे आता है और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ऐसी है कि हम कितने और नए नए उद्योग ग्रुप को खड़ा किया जाए और वही पूरी अपने भारत की ताकत है। अडानी ग्रुप ने जनवरी 1999 में विल एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ मिलकर खाने के तेल के बिजनेस में एंट्री की। तेल के अलावा अडानी विल्मर राशन की जरूरत का लगभग हर सामान बनाती है। आज अडानी विल्मर के शेयर आसमान छूते हैं। अडानी टोटल गैस वाहनों को सीएनजी और घरों, फैक्ट्रियों में पाइप्ड नेचुरल गैस का रिटेल कारोबार करती है। अडानी टोटल गैस की गैस मीटर बनाने वाली कंपनी स्मार्ट मीटर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में 50% की हिस्सेदार है। अडानी टोटल गैस का वितरण नेटवर्क गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में है। इसके अलावा इलाहाबाद, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, पानीपत, दमन, धारवाड़ और ऊधम सिंह नगर में गैस वितरण का काम अडानी टोटल गैस लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा है, जिसके पोर्टफोलियो में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी इस काम को देखते हैं। वे इस कंपनी के निदेशक हैं। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह के पास है। इतने विशाल कारोबार के मालिक बनने के लिए क्या गुण चाहिए, ये जानने के लिए लोग उत्सुक भी रहते हैं। अपने एक इंटरव्यू में अडानी ने ये राज भी खोल दिया। ने ये फॉर्मूला की बात किया तो ये फॉर्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है नहीं कि जिसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। देश के अलावा विदेश में भी गौतम अडानी का कारोबार फैला है। पूरा साम्राज्य अडानी की कारोबारी सूझबूझ का परिचायक है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो धन कुबेर गौतम अडानी ने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे किया, ये हमने आपको दिखाया। कभी गरीबी के साए में जीने वाला गौतम आज राजा महाराजाओं की जिंदगी जीता है। दुनिया की एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों का कलेक्शन उनके पास है। प्राइवेट जेट से लेकर पानी के जहाजों तक के मालिक हैं। लगभग 17 पानी के जहाज हैं उनके पास। साल 2020 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। गौतम अडानी भारत में कुल 7 हवाई अड्डों के मालिक भी हैं। जायदाद की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद कई हफ्ते लग जाएं उनकी जायदाद की फहरिस्त को गिनने में। लेकिन कड़ी मेहनत पर सवाल उठाने वालों को ये दौलत भले ही खटकती हो, इसमें कोई शक नहीं कि अडानी को शायद अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और ये हक उन्होंने खुद अपने लिए लिया है और इसके लिए उन्होंने वो सारे रास्ते अपनाए जो उन्हें एक सफल उद्योगपति बना सकता था। अब अलग बात है कि उन्हीं रास्तों को लेकर विवाद भी है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। उन कहानियों में कुछ पन्ने काले भी होते हैं और वही काले पन्ने आज शायद अडानी को डरा भी रहे होंगे, शायद। लेकिन मैंने आपके सामने जो ये चौल के बच्चे की कहानी रखी है और उसके धन कुबेर बनने के दिलचस्प सफर आपके सामने रखा है, उसे गुमा था अपनी उड़ान पर। जब आंधियों का सामना हुआ तब थरथरा कर रह गए उसके पर। ठीक यही हाल गौतम अडानी के है। गौतम अडानी आज थरथरा कर रह गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरी अडानी साम्राज्य को हिला कर रख दिया है। चंद दिनों के भूचाल में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रह चुके गौतम अडानी
टॉप 10 की ही नहीं बल्कि 25 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई। रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम-खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इन सब दावों को अडानी ने सफेद झूठ करार दिया, लेकिन विवाद बढ़ता ही रहा। पहले तो अडानी ने यह भी कहा कि वो अदालत में जाएंगे। अडानी को करोड़ों का नुकसान हुआ, इससे छवि दागदार भी हुई। इस विवाद ने अडानी को सियासतदानों के निशाने पर भी ला खड़ा किया, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट के लिए हर तरीके से सफाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंडनबर्ग अपनी इस रिपोर्ट पर अड़ा रहा। उसने यहाँ तक कहा कि अगर अडानी जाना चाहते हैं अदालत तो वो जा सकते हैं। अब ये विवाद कुछ ऐसा हुआ कि विपक्ष के लिए जबरदस्त मसाला मिला। किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही है सियासतदानों की, क्या क्या अलग अलग तरह की बातें हम सबके सामने अडानी के कहानी के रूप में आई, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तब बाजार और सियासी जगत में खलबली मच गई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ में 88 सवाल उठाए गए हैं। ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा, विदेशी रूट से निवेश, ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा, कारोबार बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, विवादों से जुड़ाव, खातों में गड़बड़ी, इसलिए 8 साल में 4 CFO ने इस्तीफा दिया। हालांकि गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। ये रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स पर हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा, धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। हम ये मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए दावों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। अडानी टोटल गैस के शेयर पर 20% का लोअर सर्किट लगा, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 20% तक धराशायी हो गया। अंबुजा सीमेंट भी 22% तक टूटा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने 1 फरवरी को अपने 20,000 करोड़ रुपए के फ्लैगशिप FPO या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस ले लिया। FPO को वापस लेने के फैसले पर अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life
is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. संसद के बजट सत्र में भी हंगामा हुआ और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अडानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अडानी प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की देखरेख में इस मामले की जांच हो। जनता के दुख और दर्द को लोगों के सामने अगर नहीं बोलेंगे और करोड़ों रुपए आज जो LIC में डूब रहे हैं, SBI में डूब रहे हैं, दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में डूब रहे हैं, तो ये सब जनता का पैसा है, सरकार का नहीं है। और सरकार इसके पीछे वो किसी एक कैपिटलिस्ट को अगर सपोर्ट करना है तो वो यही करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करते हैं। तो हमको ये सच्चाई क्या है अगर मालूम होना है तो एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर ये सारे चीज़ों पे एक जो US ने भी एक US फर्म ने एक जो रिपोर्ट आज खुला कर दिया है, अब नेचुरली वो उनके खिलाफ क्या केस डालेंगे, क्या करेंगे, डिफेमेशन करेंगे, ये उनको लेकिन हमको जो मालूमात मिली है वो मालूमात के आधार पर हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं। उधर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की सभी बैंकों को निर्देश जारी कर अडानी ग्रुप को दिए लोन की जानकारी मांगी है। वैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हिंडनबर्ग पर जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो समूह के कुल कर्ज का 38% है, यानी कि देश की जनता का पैसा भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। इस मामले को लेकर संसद में विपक्षी दल के केंद्र की नरेंद्र मोदी को सरकार को घेरने की पूरी कवायद चलती रही, लेकिन तब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई सफाई सरकार नहीं देगी। हालांकि ये आश्चर्य की बात थी। RBI ने रिपोर्ट मांगा तमाम बैंकों से और कहा कि किसने कितना पैसा अडानी को दिया है ये सबके सामने लाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ किया कि 27,000 करोड़ अडानी को उसने लोन दिया है और इस तरह के तमाम अन्य बैंकों ने भी दिया होगा। LIC डूबने के कगार पे आ गई क्योंकि LIC ने कहा कि उसने अपना बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी के कंपनी में किया था। ये सब पैसे हम जनता के पैसे थे। जाहिर सी बात है कि चिंता बढ़ना ज़रूरी है। अडानी संकट ने निवेशकों के माथे पर ज़बरदस्त बल ला दिया है। अडानी के कुल कर्ज में 40% अपने देश के बैंकों से हैं। इसमें भी 30% सरकारी बैंकों ने दिया है और 10% निजी बैंकों ने। इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के अलावा बैंकों के शेयर भी गोते लगा रहे हैं। LIC ने अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और अगर बीते 6 महीने के परफॉर्मेंस पर गौर करें तो LIC के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयर अडानी ग्रुप की इन सभी कंपनियों के ही हैं। कंपनी का कहना है कि वो अभी फायदे में है, लेकिन इसने लाखों लोगों को चिंता में जरूर डाल दिया है, खासकर वो तमाम लोग जो LIC के शेयर लेकर बैठे हैं। अडानी ग्रुप के साथ कुल 36 कंपनियां हैं जिनमें LIC की हिस्सेदारी है और जिनके शेयरों की कीमत बीते 6 महीनों में 20% से अधिक घटी है। अब सवाल ये उठने लगा है कि अडानी विवाद के कारण जो शेयर बाजार ढह गया है, जो निवेश LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कंपनियों ने लगाया है, उसका क्या होगा? जनता के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे और आपके पैसे का क्या होगा? क्या बैंकों में फिर से एक और बड़े NPA का इंतजार हम कर रहे हैं? चिंता की लकीरें हर तरफ हैं। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, अडानी कुछ बोल पा नहीं रहे हैं और ये तमाम जो बड़े बैंक्स हैं और बड़ी कंपनियां हैं वो सभी आम जनता के पैसों पे खड़ी हैं और ऐसे में आम जनता किधर देखे पता नहीं।
LIC न केवल भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, बल्कि भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक भी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए, जिसकी मार LIC पे भी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में LIC के शेयर्स का वैल्यूएशन घटकर आधा रह गया, लेकिन सिर्फ अडानी की वजह से LIC को घाटा हो रहा हो ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी कुल 36 कंपनियां हैं। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है और संसद में लगातार इसे उठाया जा रहा है। विपक्षी सांसद अडानी ग्रुप में LIC के निवेश करने के फैसले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। अडानी के मामले पर मचे बवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। I don't think. Otherwise, how did our foreign exchange reserve grow? Was it 8 billion in the recent last 2 days? The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. How many times FPOs have not withdrawn from this country, and how many times has the image of India been suffering because of that? And how many times have the FPOs have not come back? भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा था कि देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्थिर बनी हुई है। RBI ने कहा कि वे सतर्क हैं और देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करना जारी है। उधर सेबी ने भी कहा कि निवेशकों के शेयर के साथ वह खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस बीच भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अडानी ग्रुप में निवेश को लेकर सफाई दी है और साफ किया है कि यह इन्वेस्टमेंट संस्था के लिए बनाए गए निर्धारित रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही किया गया है। वहीं अडानी ग्रुप ने LIC का मौजूदा कोई शेयर नहीं बेचा है। मैं CPSEs के बारे में ये कह सकता हूँ कि आई थिंक LIC ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और सब बैंकों ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि उनका क्या एक्सपोजर है और कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। जहाँ तक LIC का सवाल है, LIC के जो अपने इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो कार्य करती है और वो सरकार उनको नहीं बताती है कि ये करें वो स्वायत्त संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ड्यू डिलिजेंस से काम करते हैं और उनकी जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उसके IRDA भी उसको रेगुलेट करती है, कितना पैसा वो इक्विटी में लगा सकते हैं। देखा जाए तो अडानी ग्रुप इकलौती कंपनी नहीं है जिसकी वजह से LIC में घाटा हुआ। बता दें कि LIC की 36 कंपनियों में निवेश है। इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान LIC को अडानी से 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी अब ये निवेश केवल 3,300 रुपए रह गया है। इसका मतलब है कि इस समय LIC को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अडानी ग्रुप को लेकर जारी बाजार में उथल पुथल के बीच वित्त सचिव TV सोमनाथन ने कहा है कि मैक्रो लेवल में देखा जाए तो अडानी मामला चाय के प्याले में तूफान जैसा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सरकार की चिंता का विषय नहीं है। किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निकाय स्वतंत्र हैं। सोमनाथन के मुताबिक इस मामले को जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है उतना नहीं है। सवाल यह है कि क्या जनता में घबराहट न हो इसलिए सरकार ये बयान दे रही है? क्या सरकार मामले की लीपापोती की तैयारी में है? क्या अडानी को बेलआउट के लिए सरकारी नए अनुबंध देने शुरू हो जाएंगे? सवाल संभावित हैं, लेकिन जनता का पैसा जिन बैंकों और LIC में लगा है वे खौफजदा होंगे ही, और ये डर झूठा भी नहीं, क्योंकि ये जनता के
खून पसीने की कमाई है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है। और अडानी ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस तमाम मामले पर नहीं आया है। एक तरह से देखा जाए तो गौतम अडानी शायद इस तरीके से इस पूरे मामले को झेलना चाहते हैं कि मानो आंधी है तो सर छुपा कर रखो, शुतुरमुर्ग की तरह आंधी गुजर जाएगी तब सर उठाएंगे। सरकार की चुप्पी भी संदेहास्पद है। हिंडनबर्ग से मिले झटके के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से अडानी को 10 दिन में करीब 9 लाख करोड़ से भी ऊपर का घाटा हो चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट आई है वो गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 2 के अडानी को 22वें पायदान से भी नीचे पहुंचा दिया और रेटिंग के हिसाब से वो 25 से भी नीचे जा सकते हैं। मूडीज ने यह भी कहा है कि रेटिंग की समीक्षा हालांकि होगी। अडानी को कितना बड़ा झटका लगा है, कैसे ये ग्रुप उभरेगा, क्या वाकई कोई उपाय है, क्या इस झटके से हमें और आपको डरने की जरूरत है, इस पर एक रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए ये विश्लेषण लेकर आए हैं। हिंडनबर्ग से मिले झटके के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अडानी को 10 दिन में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स से अडानी के लिए बुरी खबर है। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है। इस खबर के आते ही अडानी के शेयरों में 35% तक की गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। लगातार 7 दिन से चल रही गिरावट के बीच अडानी ग्रुप कंपनियों के मार्केट कैप में करीब 9 लाख करोड़ की कमी आई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को SBI समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए लोन दिया है। RBI ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा है। हालांकि बैंकों ने कहा है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है। In macroeconomic terms and in terms of stability of our public financial institutions, it is a storm in a teacup, and I stand by that. शेयर मार्केट में शेयर का उतार चढ़ाव आम बात है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कंपनी का उधार लेके काम करना भी आम बात है। ये सच है कि अडानी ग्रुप के पास 80,000 करोड़ का बैंक का एक्सपोजर है। लोन्स की हम बात करें, टोटल जो कंपनी की डेट है मतलब बैंकों को लेके और बाहर की सब मिला के करीब 2,10,000 करोड़ के आसपास की है। पर इतने बड़े ग्रुप के पास जो कि पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जो इतने विस्तृत रूप से बिजनेस करता है, उसके लिए इतना उधार लेना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर हम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हैं तो कोई अजीब बात नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में 2 नंबर तक पहुंचे गौतम अडानी को 21वें पायदान पर पहुंचा दिया है। इस वक्त फोर्ब्स की रियल टाइम रेटिंग में अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 17वें पायदान पर खड़े हैं। NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में शामिल किया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। इस मामले में रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान आया है। एजेंसी ने कहा अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की है। जाहिर है कि अडानी की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अडानी ग्रुप के आर्थिक झटके से देश को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदेशा देते हुए वित्त मंत्री ने ये कहा है कि ये देश की छवि के लिए झटका नहीं है। निवेशकों का भरोसा देश की अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। बहरहाल अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हिंडनबर्ग ने भी अपने जवाब में ये कहा था कि ये राष्ट्रवाद के चाशनी में लपेटा हुआ कॉरपोरेट फ्रॉड है। यानी कि अडानी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भारत के राष्ट्रवादिता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि अडानी ने अपने सफाई में ये भी कहा था कि ये देश के खिलाफ साजिश है।
बहरहाल वैसे कहा यह जाता है कि आकाश की बुलंदियों को चुनौती देने वाले बाज को सूरज की तपिश झेलनी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या अडानी बाज हैं, विवादों की तपिश झेलकर क्या वो निकल जाएंगे, या फिर अडानी एक ऐसे शातिर खिलाड़ी हैं जो सभी को मूर्ख बनाकर, सभी से फायदा उठाकर अपने आप को बचा ले जाएंगे। गौतम अडानी आज से नहीं, बहुत पहले से तमाम विवाद को झेलते आए हैं। अरबों की संपत्ति बनाने के दौर में उनकी नजदीकियां कई देशों की सरकारों से भी बनी। ये भी कहा गया कि उन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं दिलवा रहे हैं। देश की सत्ता पर आसीन रसूखदारों में वो करीब नजर भी आए और तमाम ऐसी तस्वीरें आती रहीं जिसमें गौतम अडानी इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ, रसूखदार अधिकारियों के साथ बिल्कुल साथ में दिखते रहे। उनकी नज़दीकी, उनके साथ उनका आना जाना सब कुछ जनता के सामने रहा। कंपनियों को चलाने के दौरान तरह तरह के विवाद भी सामने आए। सभी का सामना अडानी ने ये कहते हुए किया कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अडानी ने आसमान का कद तो कभी नापा नहीं, लेकिन विवाद हुआ तब विरोधियों ने जरूर उनके कद को छोटा करने की कवायद शुरू की। नजर डालते हैं गौतम अडानी और उनसे जुड़े विवादों पर। गौतम अडानी और विवादों का चोली दामन का रिश्ता है। अरबों के मालिक अडानी के कारोबारी नीति पर तो सवाल उठते ही रहे हैं। उनके सत्ता के रसूखदारों के रिश्ते पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। गौतम अडानी पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार उनकी मदद करती है। गुजरात की मोदी सरकार द्वारा अडानी को 1 रुपए वर्ग फुट में मुंद्रा पोर्ट की जमीन दिए जाने पर भी खूब विवाद हुआ था। विपक्ष का कहना था कि मोदी सरकार ने फ्री में अडानी ग्रुप को बंदरगाह के लिए जमीन दे दी, जिस पर अडानी ने सफाई भी दी। 1 रुपये में जो जमीन दे दिया है, तो मैं आपको रजत जी वो बताना चाहता हूँ कि वो जमीन थी ही नहीं। जब दरिया का पानी, सी का वाटर जब हाई टाइड आता है तो वो जमीन उसके नीचे चली जाती थी, और हमने 10-10 फीट 3-4 मीटर का उसके ऊपर रिक्लेमेशन किया है। और रिक्लेमेशन के कॉस्ट जमीन के कॉस्ट से बहुत ज्यादा होती है। आज भी आप मुंद्रा पोर्ट का एक आप एग्जाम्पल देते हो तो एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है कि हमने फार्मर की 1 एकड़ जमीन नहीं लिया। 2010 के फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। फेयरफैक्स मीडिया ने गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगे 6000 मजदूरों की कथित बदहाली पर रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में मजदूरों की कथित बदहाली के लिए अडानी समूह को जिम्मेदार बताया गया था। ये मजदूर अडानी समूह के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने रखे थे। हालांकि अडानी समूह का कहना था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में कारमाइकल कोयला खदान है। यहाँ अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली है। इसे लेकर अडानी समूह को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मई 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात की कीमत को कथित तौर पर करीब $1 अरब बढ़ाकर दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते काफी समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री की दोस्ती का जिक्र करते हैं और उन्हें कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार ने देश के गरीबों का पैसा देश के 2 सबसे बड़े कारोबारी अडानी और अंबानी समूहों को दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो लाल किले पर राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया, केंद्र में मोदी नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें,
सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। गौतम अडानी की सफलता के लिए क्या मोदी जिम्मेदार है? क्या मोदी सरकार ने अडानी को मदद की है? क्या अरबों का साम्राज्य बनाने में अडानी को सियासी आकाओं का आशीर्वाद मिला हुआ है? देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफिकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। पर मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोदी को चाहते हैं और अडानी के डेवलपमेंट में के डेवलपमेंट के मॉडल में उनको कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी समूह इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग प्रोजेक्ट में जो पैसे लगा रहा है वो सब सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज है। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। गौतम अडानी से जब ये पूछा गया कि उन पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और वो जनता के पैसों से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस पर भी अपना पक्ष रखा और ऐसे दावों को गलत बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक आप बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30 से 40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60% से 70% आपको बैंक का कर्ज लेना होता है। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे कर्ज के अंदर अडानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है। जहां सफलता होती है वहीं विवाद भी होता है, उंगलियां भी उठती है। वैसे सियासी रसूखदारों से करीबी आरोपों को जोर जरूर देता है, लेकिन जब तक सबूत सामने नहीं आता है, गौतम अडानी को उनके कारोबारी नीति के आधार पर ही आंका जाना चाहिए। तो बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के अन्य अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति रहे थे और टॉप 10 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। वहीं नया साल 2023 उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। पहले जेफ बेजोस ने उन्हें पीछे छोड़ा, अडानी चौथे नंबर पर खिसके। वहीं हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद हर दिन के साथ वे लिस्ट में पिछड़ते जा रहे हैं। खैर, अब विवाद उठे हैं तो खत्म होंगे। किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, लेकिन इन सब विवादों के बाद अडानी कैसे बदलेंगे, उनकी दोस्ती, दुश्मनी, उनका धंधा करने का तरीका कितना बदलेगा, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ये कहें कि ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है, रोज़नों को देख, दीवारों में दीवारें न देख।
ये नसीहत अडानी के करीबी उन्हें भले दे, लेकिन निवेशकों का मन तो खट्टा है। बहरहाल अडानी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख चुके हैं। इस मोड़ से भी वे गुजर जाएंगे, इस तूफान को भी वो अपने आगोश में ले लेंगे, उन्हें ये उम्मीद है। अडानी कोई खानदानी रईस नहीं, खून पसीने से साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है, जैसा कि वो दावा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी काफ़ी मेहनत इसमें लगी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने संबंध बनाए, उन संबंधों को निभाना भी उन्हें पड़ा है, उन संबंधों को उन्होंने पाला है, पोसा है और अपनी मेहनत भी की है। तब सब कुछ मिलाकर आज वो इस स्थिति में पहुंचे थे। लेकिन हाल ही में भारत के सबसे अधिक अमीरों की एक लिस्ट जो जारी की गई, जिसमें गौतम अडानी को भारत का सबसे अमीर उद्योगपति बताया गया, ये मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि इस लिस्ट में पहले मुकेश अंबानी कई वर्षों तक काबिज रहे। खैर, अब अडानी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में उन्हें फिर अपनी छवि को दुरुस्त करना होगा, विरोधियों को पछाड़ना होगा, निवेशकों में विश्वास पैदा करना होगा और एक बार फिर से साम्राज्य को मजबूत बनाना होगा। क्या गौतम अडानी ये कर पाएंगे? अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो अडानी की कहानी को एक सटीक क्लाइमेक्स मिलेगा। नहीं तो अडानी की कहानी अब एक ऐसे दौर पर पहुंच चुकी है जहां पर अडानी ये कहानी एक ऐसे अंत की ओर जा सकती है जो दुखांत हो। अगर वो वापस से अपने तमाम जो हथियार हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और जनता का विश्वास जीत लेते हैं, तो इस कहानी का अंत सुखांत हो सकता है। देखना होगा कि इस कहानी का क्लाइमेक्स किधर चलता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गौतम अडानी की पूरी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो धीरे धीरे आगे बढ़कर ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके सामने होंगी मैं एक नए विशेष के साथ। नमस्कार।